नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम झारखंड की बात। और झारखंड की बात के लिए हमारे साथ देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी हैं। अजीत जी, झारखंड की बात में अब देखिए, मंत्री तो बन गए हैं, विभागों का बंटवारा भी हो गया है। हेमंत सोरेन ने उन्हें समझाया भी है और पहली कैबिनेट की बैठक भी हो गई है। और हेमंत सोरेन समझा ये रहे हैं कि देखिए, पिछले 5 साल में हमने किस किस प्रकार की चुनौतियां झेली हैं और मंत्रियों के कारण कौन कौन सी यातनाएं हमें केंद्र सरकार ने दी है, केंद्रीय एजेंसियों ने दी है। मुझे भी यातना दी। मुझसे क्या गलतियां हुई, आपसे क्या गलतियां हुई, कैसे नोटों का पहाड़ मिल जाता है। और झारखंड की कहानी तो खैर अभूतपूर्व। जब कभी कुछ होता है, मुझे लगता है मधु कोरा जब मुख्यमंत्री थे तो उनके मंत्री परिषद के प्राय सभी मंत्री तो जेल यात्रा कर ही चुके हैं। तो हेमंत सोरेन की चिंता भी इस बात को लेकर रही होगी कि अब काम भी करना है और बुरी नजरों से, ब्लैक मैजिक से बचना भी है, क्योंकि नजर लगी है केंद्र की। और यदि मंत्रियों ने गलतियां शुरू से ही प्रारंभ कर दी, लोग बनते भी हैं इसलिए सोचते हैं कि बन ही गए हैं। और आपने देखा ही था, हमने देखा ही था कि मंत्री जी छोड़िए, मंत्री के पीए छोड़िए, उनके नौकर के घर से कैसे नोटों का पहाड़ मिला था। तो सबसे पहले तो आत्म अनुशासन, यह झारखंड की सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि इस बात को भी हम समझते हैं कि हेमंत सोरेन जो मैजिकल फिगर है 40, वह बगैर कांग्रेस के भी पूरा कर लेते हैं। यदि 34 4 38 और 2 माले, और यदि आपको ऐसे जोड़े तो पूरा हो ही जाता है। लेकिन जयराम महतो को भी, पर बुरी नजरों से बचना, क्योंकि यदि बुरी नजर से नहीं बचे तो फिर केंद्र बैठा है और केंद्र जब शुरू होगा तो तांडव तो शुरू हो ही जाएगा। अभी आपने अस्मिता के नाम पर चुनाव जीता है, लेकिन जनता को यह बात बार बार ठीक नहीं लगेगी कि आप अस्मिता के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन बेईमानी जब नकदी जब्ती होती है तो चाहे वह जैसे भी आई हो, धीरज साहू के मामले में आपने देखा कार्रवाई हो गई, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं। लेकिन चाहे मंत्री जी हो, चाहे विधायक जी हो, और कौन कौन सा खेला होता है, तो इन खेलों से झारखंड को बचाना, हेमंत सोरेन को बचे रहना और उनके मंत्रियों को आगे जेल की यात्रा न करनी पड़े, इसके लिए सावधान रहना कितना आवश्यक है अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, पहली पहली कैबिनेट में जो पूर्ण कैबिनेट जी। है उनकी, पहले तो जब एक एक आदमी की कैबिनेट थी, खुद ही मंत्री थे, मुख्यमंत्री हम्म, थे और सारे मंत्रालय उन्हीं के पास थे, तो एक बैठक की थी उन्होंने। पहली जी। पूर्ण कैबिनेट जो उनकी है 12 लोगों की उसकी बैठक हुई है, की है हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को। देखिए, जी। इसमें दो तीन खास बातें हैं। जैसे एक खास बात हम्म, तो ये है कि 10 साल के बाद 12 लोगों का कैबिनेट है। नहीं तो इसके अच्छा। पहले 10 साल तक 11 लोगों की कैबिनेट होती थी और कैबिनेट में एक पद हमेशा खाली रखा जाता था। रघुवर हम्म, दास ने भी एक पद खाली रखा था। 5 साल पता नहीं मुख्यमंत्री थे। कौन थी। हाँ, पता हम्म, नहीं कब जरूरत पड़ जाए, किसको खुश करना पड़े, या गाजर लटका के रखना, 9 लोगों के सामने एक ही गाजर लटका रखी है कि आप ही को मिलेगी। बिल्कुल। तो उस हम्म, गाजर के चक्कर में लोग घूमते रहते थे। तो 5 साल उन्होंने, रघुवर दास ने भी एक मंत्री पद खाली रखा और पिछले हम्म, कार्यकाल में 5 साल हेमंत सोरेन ने भी एक मंत्री पद खाली रखा। जी। कि दोनों ही समय में सरकार, जो सत्तारूढ़ दल था, उसको बहुमत नहीं था। देखिए, हम्म, पहली बार 2014 में जब रघुवर दास की सरकार बनी थी, बरगद। तब भी 36 ही विधायक जीते थे और उस समय जी। बाबूलाल मरांडी की पार्टी के जो 6 लोग जीते थे, उनको तोड़ करके फिर बाद में बहुमत हासिल किया बीजेपी ने। लेकिन हम्म, पहले वो भी नहीं था। पहले तो फिर उनको आजसू के समर्थन से और निर्दलीय के समर्थन से सरकार बनानी पड़ी थी। तो इसके लिए एक पद खाली रखा गया था ताकि कोई अंतरकलह पार्टी में नहीं हो, सहयोगी में नहीं हो, एक पद लालच देके रखेंगे। इस जी। बार ये चीजें बदली हैं। 10 साल के बाद पहली बार अगर हेमंत सोरेन ने एक झटके में सभी 12 पद भर दिए हैं, तो इसका हम्म, मतलब है कि हेमंत का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, इतनी आत्मविश्वास है। हिम्मत तो हमारे नीतीश कुमार भी नहीं कर पाते हैं, हमेशा रिक्ति बनाकर रखते हैं और हमेशा 5 साल तक रिक्ति रही जाती है। बिल्कुल रिक्ति रहती है बिहार में भी, चूंकि जी, वो एक एक अनार 100 बीमार वाली बात होती है ना। और जब तक रिक्ति बिल्कुल। रहती है तब तक सबको उम्मीद रहती है कि हमारी ही लॉटरी खुलेगी और नंबर है। पूरे टाइम लोग उनको मंत्री जी कहते रहते हैं और वो भी खुश रहते हैं कि मंत्री हुए नहीं, लेकिन मंत्री जी कहे जा रहे हैं, सब आदमी दावेदार रहता है। तो
तो जी। इस बार हेमंत सोरेन ने भर दिया सारे पद, इसका मतलब कि वो सरकार की स्थिरता को लेकर के पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है। उनका पूरा जी। आत्मविश्वास है कि सरकार की स्थिरता को कोई खतरा नहीं है, चाहे कितने भी ताकत बाहर से लगाया जाए या अंदर से भी लगाया जाए, अब सरकार स्थिर है, राजनीतिक स्थिरता अस्थायी हो गई है। ये एक बड़ा मैसेज है बिल्कुल। अपने आप में, सरकार के कामकाज के लिए भी, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी, पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी ये मैसेज बहुत बड़ा है कि अब सरकार चिंता में नहीं है, किसी तरह के बहुमत को लेकर के चिंता में नहीं है। तो जब 12 जी। लोग बैठे एक साथ, तो पहला मैसेज तो ये हुआ कि 12 लोगों का एक कंप्लीट मंत्रालय, पूर्ण कैबिनेट। जी। 12 लोगों की उस बैठक में हेमंत सोरेन ने 17 सूत्री प्रस्ताव दिए, 17 सूत्री, उन्होंने 17 सूत्र लिखे, 17 ज्ञान जो है अपने मंत्रियों को दिए हैं उन्होंने। गुड गवर्नेंस के लिए। हाँ, गुड गवर्नेंस के लिए, गुड बिहेवियर के लिए, गुड पॉलिटिक्स के लिए, हर चीज के लिए उसमें ज्ञान अच्छा, है। गुड बिहेवियर के लिए भी कहा है। गुड बिहेवियर तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। हमको मतलब आप जो हिंट कर रहे थे पूरी बातचीत में अपने पहले बिल्कुल। संबोधन में, वो इसी ओर था कि कैसे काबू में जी। रहेंगे नेता लोग। जो मंत्री हो गया, उसका लोभ, उसका लालच, उसकी आकांक्षा, उसकी कैसे काबू में रखेंगे उसको। हम्म। ये इतना पावर होता है और कई चीजों में इतना रिच है। झारखंड अमीर लोगों का, मतलब गरीब लोगों का प्रदेश है, लेकिन अमीर मंत्री, अमीर उद्योगपति, वहां अमीरी कम नहीं है, गरीब लोग हैं लेकिन अमीरी के बड़े साधन है वहां। तो वो लोभ संवरण साधन अजीत जी, मैं यही छोटा सा छेपक बता दूं, जब हम लोग चारा घोटाले को कवर कर रहे थे और सबसे बड़ी शाखा रांची में ही थी, कश्मीर बस्ताले एक दुकान, सबसे बड़ी दुकान हुआ करती थी, तो मालूम हुआ था कि उस जमाने में रेमंड्स ने कुछ सूट लेंस बनाए थे जिसमें गोल्ड लाइन थे, सोने की धागा थी। तो पूरे देश में सबसे ज्यादा वह सूटलेन कहीं बिकी थी, तो वह झारखंड में बिकी थी। तो पैसा तो इतना है वहां, और सभी चारा घोटाले वाले, ये खान वाले, पत्थर वाले, इन्हीं लोगों ने खरीद की थी पूरे देश में। ये रेमंड की हिस्ट्री में बात लिखी हुई है कि झारखंड में लोग भले गरीब हैं, लेकिन वहां खरीदार भी उतने ही अमीर हैं। है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात एकदम परफेक्ट है आपकी। और जैसे अभी हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे बिहार को लेकर के कि मंत्री जैसे दिल्ली में आते हैं, तो उनको लोग घेर लेते हैं, उनको घुमाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, जो उनको शॉपिंग कराने ले जाते हैं, उनको 5 स्टार होटल में ले जाते हैं। तो ये झारखंड के नेताओं का भी ये खास सगल है, एकदम वहाँ के विधायकों का, जी। वहाँ के मंत्रियों का। अब तो कुछ हम्म। चीजें कम हुई हैं, क्योंकि अब रघुवर दास की सरकार में भी नजर रखी जाती थी, हेमंत सोरेन भी नजर रख रहे हैं। नहीं तो ऐसे हम्म। ही वहां से हवाई जहाज से उतरेगा एयरपोर्ट पर मंत्री और वहीं से डीएलएफ इंपोरियो मॉल में चला जाएगा, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की खरीदारी हो रही है, कोई साथ में झोले में पैसा लेकर के है पेमेंट करने के लिए। तो ये स्थितियां हम लोगों ने देखी हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि हम बढ़ा चढ़ा करके कोई एग्जेजरेटेड बिल्कुल। बात कर रहे हैं। ये बहुत बिल्कुल। कॉमन है कि आपके हम्म। नेताजी साथ साथ घूम रहे हैं, खान मार्केट में एकदम से गायब हो गए और आए तो 10 लाख की घड़ी पहने हुए हैं कि 10 लाख में अभी खरीद लिए जाकर के। तो ये बड़ा कॉमन अब है तो वहाँ। 10 लाख की घड़ी भी, 10 लाख की घड़ी का किस्सा बता दें अजीत जी। देखिए, रोलेक्स घड़ी की आप बात कर रहे हैं, ओमेगा की बात कर रहे हैं। अब तो देखिए, रोलेक्स घड़ी के लिए 12 लाख 14 लाख रुपए की घड़ी आती है, 2-2 साल इंतजार करने होते हैं, इतना लंबा वेटिंग है। और यदि आपको ब्लैक में लेना है तो आपको फिर 2 लाख 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। पूरी दुनिया में ही वेटिंग है। लेकिन रोलेक्स घड़ी का किस्सा सुन लीजिए। एक अधिकारी के यहाँ रेड हुई, उनके यहाँ रोलेक्स की घड़ी मिल गई, जाहिर तौर पर वह किसी ने गिफ्ट की थी। अब देखिए, पहले इस तरीके से खोदे नहीं जाते थे, तो रिकवरी में बहुत कुछ नहीं मिला था। तो रॉलेक्स की घड़ियां, ओमेगा की घड़ियां, कार्टियर की घड़ियां, ये तो लिमिटेड एडिशंस की घड़ियां होती हैं और इनके सीरियल नंबर्स होते हैं। तो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख की घड़ी जो गिफ्ट की जाती है, कोई ना कोई व्यक्ति उसे व्हाइट में खरीदता है। तो जिस सीरियल नंबर की घड़ी जब्त की गई, तोहफे में ही मिली हुई थी। अब पता किया गया। अब जैसे दिल्ली में ही यदि आप कहेंगे ओमेगा और रोलेक्स की बात करेंगे, तो 2-4 शॉप्स ही हैं जहां ये घड़ियां मिलती हैं। तो उस रिटेलर से यह पता कर लिया गया कि यह घड़ी कब बेची गई थी और इसका भुगतान किस खाते से हुआ था। तो जिस खाते से भुगतान हुआ था और उस पदाधिकारी का रिश्ता निकाल लिया गया। तो अब 12 लाख 14 लाख की घड़ियों में भी तकलीफ है यदि आप फंसे तो। हाँ, तो अब तो बहुत ज्यादा निगरानी है, लेकिन ये आमतौर पर खरीद लेते हैं लोग। इतने बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन घूम रहे होते हैं, उनके पास पैसा होता है, कोई ना कोई काम कराना होता है, वो लोग खरीद करके रखे रहते हैं या खरीद देते हैं। तो ये चीजें, इन सब चीजों पर कैसे कंट्रोल रखेंगे, अपने लालच पर, अपने मनोभाव पर जो नियंत्रण रखने की बात है, उसके बारे में भी हेमंत सोरेन ने मंत्रियों को समझाया है कि उसको एक मतलब 17 सूत्रों में से एक सूत्र जो है वो ये है कि आप अपना आप्त सचिव जो रखें, अपना पीए बनाएं और अपना निजी स्टाफ जो रखें, वो बैकग्राउंड चेक करके रखें।
ये जो सलाह बैकग्राउंड दी है चेक। उन्होंने कि आप जी, बैकग्राउंड हाँ, चेक करके आप सचिव नियुक्त करें और निजी स्टाफ जब भर्ती करें तो ये देखें कि खराब छवि का कोई व्यक्ति, विवादित छवि का कोई व्यक्ति आपके निजी स्टाफ में नहीं आना चाहिए। हुँ, ये बात हेमंत सोरेन ने सारे मंत्रियों को कही है। अब ये हुँ, स्थिति देखिए, अब उनके अपने जो निजी स्टाफ है मुख्यमंत्री के, उन सबके खिलाफ ईडी सीबीआई की, मतलब एटलीस्ट ईडी की जांच चल रही है। ईडी ने चल रही है। पूछताछ जी, कर ली है, ईडी ने हुँ, जांच छापे भी मारे हैं, ईडी ने बुला करके हुँ। पूछताछ की हुई है, सबके ऊपर आरोप लगे हैं। तो अब ये देखना विधायक प्रतिनिधि तक वहाँ तक रेड पहुँची है। विधायक प्रतिनिधि भी पकड़े गए। पंकज मिश्रा विधायक प्रतिनिधि थे, जो जी, मीडिया सलाहकार थे, जो आप सचिव थे, सबके यहाँ छापे पड़े हैं, बुला करके पूछताछ की गई है या गिरफ्तारी की हुई है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन उन सब लोगों का बैकग्राउंड चेक करा के, जिनका बैकग्राउंड पब्लिक में है, जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल। अखबार के पन्नों पर छपा हुआ है, पहले पन्नों पर उन लोगों को रखते हैं कि नहीं रखते हैं अपने साथ। हुँ, क्योंकि उपदेश देना तो बहुत आसान होता है, उसका पालन भी करना होता है। आपको भी ये देखना होगा कि उस तरह के बैकग्राउंड का कोई आदमी सीएमओ में नहीं आए। जी, ये अब उसके बाद उसी से जुड़ा जो दूसरा एक निष्कर्ष जो हमने खबर जब ये देखी कल, तो हुँ, हमको सबसे पहली बात जो ध्यान में आई कि ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएमओ का जो मॉडल है, जो हम लोगों ने एक दिन और डिस्कस किया था, आपने ये कहा था सीएमओ डेवलप कर रहे हैं। वही पीएमओ का के मॉडल पर सीएमओ बन गया। यहाँ भी, हुँ, दिल्ली में भी जितने अभी नए मंत्री बने हैं, एमपी बने हैं, कोई बीजेपी का व्यक्ति, कोई मंत्री निजी स्टाफ अपनी मर्जी से नहीं रख सकता है। हुँ, उसको अपना निजी स्टाफ को का आकलन करना है, उसका बैकग्राउंड चेक करना है और वो मंजूरी लेनी है, ऊपर से मंजूरी के बिना नहीं होगा। जी, कई नाम तो आते हैं आरएसएस की तरफ से, जो बीजेपी के लोग हैं, उसके वर्कर्स होते हैं, बिल्कुल, स्वयंसेवक बिल्कुल। होते हैं, उन अब लोगों तो के नाम। राज्यों के जो भाजपा के मंत्री हैं, उनके साथ भी कमोबेश यही स्थिति मैं हाँ, बिहार में भी देखता हूँ कि जो मंत्री जी हैं भाजपा के, उन्हें अपने जो निजी सहयोगी हैं, उनके लिए पार्टी से परमिशन लेना होता है और वहाँ से मुहर लगवानी होती है कि इन्हें साथ रखें कि ना रखें। हाँ, तो एकदम सेम स्थिति बिहार, यहाँ झारखंड में मुख्यमंत्री ने इम्प्लीमेंट कर दिया है कि आप जी, मंत्रियों को, सभी 11 मंत्रियों को अपना निजी स्टाफ सेलेक्ट करके, उनका बैकग्राउंड चेक करके, उनके बारे में सारी चीजें पता करके और मुख्यमंत्री को बतानी होगी, मुख्यमंत्री से मंजूरी लेनी होगी, तब आप अपने यहाँ नियुक्त कर पाएंगे। जी। तो ये जो सीएमओ पीएमओ का सिस्टम है कि इस तरह से हुँ। नियुक्ति होगी, वो वहां आ गया। उसमें एक मतलब बात और इसका तो बड़ी है। यह भी ऐसे हुआ ना कि देखिए आप मंत्री ज़रूर बना दिए गए हैं, लेकिन हर फाइल की निगहबानी जो है, निगरानी जो है, वह सीएमओ करेगा जैसा कि बिहार में नीतीश कुमार लंबे अरसे से करते आ रहे हैं कि भाई आप मंत्री हैं। वह कहानी तो हम बार-बार दोहराते हैं कि एक मंत्री जी हमको दिल्ली में मिले पिछले कार्यकाल में, वह रो रहे थे कि देखिए ज्ञानेश्वर जी मैं जब पटना में बैठा होता हूँ, 15-15 दिनों तक मेरे पास कोई एक संचिका नहीं आती है और जैसे ही क्षेत्र भ्रमण के लिए निकलता हूँ या कहीं जाता हूँ, तो जो प्रधान सचिव हैं, वो संचिका पर लिख देते हैं, माननीय मंत्री परिभ्रमण पर हैं, इसलिए संचिका सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सचिवालय को उपस्थापित कराई जाए। तो कमोबेश वही स्थिति झारखंड की बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल वही स्थिति बन रही है। पहले दिन तो यही मैसेज दिया है उन्होंने कि आप निजी स्टाफ और आप सचिव वगैरह रखेंगे। तो एक तरह से जो भारत सरकार में आजकल नियुक्तियों के लिए होता है कि 360 डिग्री का एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि 360 डिग्री किया जाएगा हर अधिकारी के बारे में, उसका जो पीयर ग्रुप है, उसके साथ के जो लोग काम करने वाले हैं, बैचमेट्स हैं, उन सबसे भी पूछा जाएगा, जहां उसने काम किया है वहां से रिपोर्ट ली जाएगी और तब उसके हुँ, आधार पर उसको उसका इम्पेनलमेंट होगा, नियुक्ति होगी। तो इस तरह से जी, वहां भी उन्होंने कहा है कि बैकग्राउंड चेक करने के लिए और स्थानीय स्तर से पता लगाने के लिए, उसके बारे में नियुक्त करने के हुँ, पहले सारी जानकारी लेने के लिए। तो एक तो ये हो गया। इससे ये माना क्या, इससे ये उम्मीद की जाए कि अब ऐसे लोग आएंगे जो मंत्री को गुमराह नहीं करेंगे या किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करेंगे या किसी तरह का विवाद नहीं पैदा होने देंगे। इस बात की कोई बिल्कुल। गारंटी नहीं हो सकती है। कोई भी कैसा भी आप आदमी ले आएंगे, तो इस बात की हाँ, आप जो पहले से विवाद में है उसको नहीं ले आएंगे, तो जो बिना विवाद रहित आएगा वो कोई जरूरी नहीं है कि वो आगे कभी विवाद में नहीं आएगा। तो हुँ, इसलिए ये, लेकिन एक मैसेज देना होता है, उसको मैसेज के रूप में समझिए कि ये मैसेज दे दिया गया कि आपको सीएमओ से पूछे बिना कोई काम नहीं करना है। तो एक बिल्कुल। मैसेज, पहला मैसेज तो ये उन्होंने दिया और पीएमओ की तरह पीएमओ। का सीएमओ डेवलप हो रहा है। वहां उनके हुँ, पास सलाहकार अच्छे हैं, समझदार लोग हैं। उन्हीं में से किसी ने ये 17 सूत्री प्रस्ताव भी बनाया होगा कि ये मंत्रियों के सामने रखा जाए, ये डिस्कस किया जाए। उसमें जी, एक प्रस्ताव ये भी कहा गया है कि आप कोई भी फाइल कैबिनेट में बिना उस पर पूरा होमवर्क किए हुए उसको आप नहीं रखेंगे। मतलब होमवर्क अच्छा। करने का मतलब है कि आप उस जो भी प्रोजेक्ट, आप जिस भी डिसीजन के लिए कैबिनेट में जाना चाहते हैं, उसके सारे प्रोस एंड कॉन्स, उसकी क्या खामियां हैं, उसकी क्या खूबियां हैं, उसकी क्या जरूरत है, उसके लिए फंड है आपके पास कि नहीं है, उससे कितने लोगों का फायदा होना है, ये सब आकलन करने के बाद और जो मंत्रालय है जिनकी मंजूरी की जरूरत होती है, जैसे कानून हुँ, मंत्रालय है, जैसे वित्त मंत्रालय है, जैसे कार्मिक मंत्रालय है, इन सब की सहमति लिए बगैर आप फाइल नहीं लेके आएंगे।
बिल्कुल। तो अब आप समझ लीजिए कि ये सारे मंत्रालय तो मुख्यमंत्री के पास ही हैं। हुँ, तो हुँ, इसका हुँ। मतलब है कि हर मिनिस्टर को अपनी फाइल तैयार करनी है और सीएमओ में भेज देना है। जी। और सीएमओ से मंजूरी हो जाएगी तो कैबिनेट में रखी जाएगी, और सीएमओ की मंजूरी हुँ, नहीं हुई तो पड़ी रहेगी। इसका मतलब कि बिल्कुल। सारे विभागों के मंत्री मुख्यमंत्री हैं। हुँ, सारे विभागों के मंत्री मुख्यमंत्री हाँ, हैं। जी। और तमाम हुँ, 11 मंत्रियों के भी मंत्री मुख्यमंत्री हैं। वो हुँ, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स होते हैं वो जी। मालिक नहीं होते हैं बाकी मंत्रालयों के। फर्स्ट हुँ, अमॉन्ग इक्वल्स होते हैं, बाकी सारे मंत्रियों की तरह ही एक होते हैं, लेकिन उनमें प्रथम होते हैं, समानों में प्रथम होते हैं। लेकिन यहाँ वो बिल्कुल। सिस्टम नहीं है। यहाँ हुँ, सिस्टम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये है कि जो है सो मुख्यमंत्री है। हुँ, उनकी मंजूरी के बिना आप कोई भी फाइल कैबिनेट में नहीं रख सकते हैं। उसमें ये प्रावधान ही लगभग कर दिया गया, चूँकि ये सब मौखिक कहा गया है, कोई लिखित आदेश नहीं है, लेकिन नियम जी। यही है कि हर मंत्री को एक तरह से मंजूरी लेनी है और उसके बाद तब जाकर के फाइल कैबिनेट में रखी जाएगी। हाँ, जब कानून ही आप अपने अपने पास रख लिए तो फिर बचा क्या? हाँ, सारी चीज़ें आपके पास आएँगी, आपके पास से होकर के हुँ, जाएँगी। किसी को जी। जो जैसे हम एक आदमी कल कहा, बात हो रही थी तो चर्चा होने लगी ऐसे झारखंड में डिस्कशन की, भाई हुँ, कांग्रेस का मिनिस्ट्री तो ठीक है, कम से कम 4 मिनिस्ट्री तो बड़ी हैं, जिसमें हेल्थ है, फाइनेंस है और ग्रामीण विकास है, ग्रामीण कार्य है, कृषि है। तो उन लोगों का कहना था कि अभी देखिए सचिव कौन लगता है इन विभागों में। जी, तो जो नीतीश सबसे कुमार महत्वपूर्ण बात तो ये है। जी, हाँ, जो नीतीश कुमार का फॉर्मूला है कि मंत्रालय कोई भी दे दीजिए और सचिव ऐसा बिठा दीजिए जो कोई संचिका नहीं भेजे मंत्री के पास, और जिस दिन मंत्री बिल्कुल। जी दिल्ली जाएं या कोई शादी विवाह अटेंड करने जाएं उस दिन संचिका भेज दीजिए सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ। और जी, उसकी तो इस तरह का सिस्टम बनेगा। ये कोई हमको नहीं लग रहा है कि जो पहले दिन 17 सूत्री जो प्रस्ताव डिस्कस किया है उन्होंने, उसको पढ़ेंगे आप, अगर हमने 17 प्रस्ताव पढ़े, कई तो रिपीटेशंस है उसमें, लेकिन हुँ, उनको देख के लगा कि जैसे स्कूल क्लास में मॉनिटर जो होता है, जो वो कोई एक रूल बनाता है, सब आदमी को उसको फॉलो करना होता है, तो मॉनिटर की तरह हेमंत सोरेन इस बार पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में वो और इस मॉनिटर के रूप 17 में दिख सूत्री रहे हैं। में हम यह भी देख रहे थे अजीत जी कि देखिए उन्हें इस बात की भी पीड़ा है या उन्होंने यह समझा है कि पता नहीं सरकार जो है ना, वह अधिकांश मुकदमे क्यों हार जाती है। ये भी है उस 17 तो इस सूत्री बार उसमें। हाँ, हाँ, जी हाँ, तो इस बार उन्होंने कहा है, जो आप कह रहे हैं तैयारी की बात और मंजूरी की बात, कि भाई आप अपने विभाग की स्थिति देखिए, समझिए, क्यों होता है ऐसा और फिर उन्होंने जनता से संवाद बढ़ाने के लिए कि आप जिला स्तर पर जाइए, वो तमाम व्यवस्थाएँ कर रहे हैं, लेकिन चाबी अपने पास रख रहे हैं। हाँ, चाबी अपने पास रख रहे हैं और वो एकदम उस सिस्टम ऐसा बनेगा कि आप घूमिए-फिरिए, आप जनता के बीच में जाइए, क्षेत्र में जाइए, क्षेत्रीय कार्यालय जो है वहाँ जाइए, आपके मंत्रालय का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ जाइए, वहाँ भी बैठिए, हुँ, वहाँ के अधिकारियों के बारे में भी फीडबैक लीजिए। ये सब अलग-अलग लिखा हुआ है, ये 17 सूत्री हुँ, प्रस्ताव में हम लोग एक-एक करके नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये उसी उन्हीं प्रस्तावों का पार्ट है जो हम बता रहे हैं, कि आप क्षेत्रीय जी, कार्यालय में जाइए। ये भी कहा गया है हुँ, कि पॉइंट में कि क्षेत्रीय कर्मचारी जो हैं, आपके स्टाफ जो हैं, उनके बारे में फीडबैक लीजिए, उनके बारे में जानकारी लीजिए और मुख्यमंत्री को भी उसके बारे में अवगत कराइए। फिर आप हुँ, स्थानीय प्रतिनिधियों से जाकर के मुलाकात करिए, उसके लिए पहले से समय तय कर लीजिए ताकि सुविधा हो उनको भी मिलने में आपसे। तो जनता के हुँ, बीच में जाइए, लोगों से फीडबैक लीजिए, अपने आप जो काम कर रहे हैं, आपके विभाग के जो काम हो रहे हैं, उन कामों की समीक्षा करिए। उसमें एक हुँ, पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बरसों से लंबित हैं। उन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करिए कि किन वजहों से प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए हैं, उसमें क्या कमी रह गई है। जो कमी है जी, उसको दूर कराइए ताकि उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए और जो नई परियोजना बने उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई ऐसी कमी नहीं रह जाए जिससे वो प्रोजेक्ट लंबित रहे। तो ये हुँ, बातें सारी उसमें पढ़ेंगे, अच्छी है, सारी चीजें अच्छी हैं जो, लेकिन वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी मंत्री को समझाने की जरूरत बिल्कुल। हो। मंत्री जो जीत जीत के आया है हुँ, और पहली बार का विधायक मंत्री हुआ हो, हमको उसमें कोई ध्यान नहीं आ रहा है। सारे हुँ, विधायक ऐसे हैं, सारे मंत्री ऐसे हैं जो कम से कम दूसरी बार विधायक बने। तो उनको जी, पता है कि क्षेत्र में जनता से मिलना कितना ज़रूरी होता है। क्षेत्रीय हुँ, कार्यालयों में जो विभागों के कार्यालय हैं, वहाँ जाना, उनके पदाधिकारियों से काम लेना, ये सब कितना ज़रूरी होता है, कैसे होता है, ये सब वो लोग भी जानते हैं। परियोजनाओं में हुँ। क्या समस्या आती है, ये भी सब लोग जानते हैं। निजी सचिव, आप सचिव, निजी स्टाफ ढंग से चुन करके रखना चाहिए ताकि कोई विवाद नहीं हो। ये सब कोई ये बातें तो इतने आने वाली नहीं बदनाम है। होते हैं, इतने बदनाम होते हैं आप सचिव और आप तो देखिए दिल्ली के ज़्यादा गवाह हैं कि दिल्ली में कहा जाता है कि यदि किसी सांसद महोदय को बढ़िया पी और पीएस मिल जाए, तो वह फिर मालामाल हो जाता है। और दिल्ली पहुँचते ही सबसे पहले लॉबिंग इसी की होती है कि पीए कौन रखा जाएगा और बाद में पीए की किल्लत बन जाती है। लेकिन हम यह भी समझना चाहते हैं, देखिए आप बिहार को भी समझते हैं, झारखंड को भी समझते हैं। यदि हम बिहार की स्थिति में देखें, तो बिहार के कुछ एक मंत्रियों को छोड़ दीजिए तो बाकी मंत्रियों का वजन तो जिलों में भी नहीं होता है।
पता नहीं उनकी बात एसपी, डीएम भी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, और क्या-क्या फैसले हो जाते हैं अपने विभागों में, उसके बारे में तो पता ही नहीं चलता। क्या झारखंड की भी स्थिति यही है कि मंत्रियों का वज़न न के बराबर होता है कि उनकी बात डीएम, एसपी सुन लेते हैं, वहाँ तो डीसी और एसपी कहलाते हैं? हाँ, नहीं, झारखंड में क्या है कि डीसी, एसपी बात सुन लेते हैं, क्योंकि हुँ, मुख्यमंत्री ने वो छूट दे रखी है, वो कंट्रोल नहीं किया हुआ है। वो अच्छा। कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखा है, क्योंकि एक चीज हेमंत सोरेन को पता है कि ग्राउंड हुँ, लेवल पर हम अपने वर्कर्स को जितना इंपावर्ड करेंगे, राजनीति में हुँ, उतनी सफलता मिलेगी, उतनी कामयाबी मिलेगी। वो सिर्फ जी, करिश्मे के दम पर या नीतीश कुमार की तरह कोई ऐसी छवि बना करके या सामाजिक समीकरण साध करके चुनाव जीतने में यकीन नहीं करते। उनको पता है कि वर्कर्स को, नेता को इंपावर्ड करना है। नीतीश कुमार ने मतलब इस कभी, बार, मतलब इस रणनीति में वो ममता बनर्जी के ज़्यादा करीब हैं, जहाँ हाँ, यह समझा जाता है कि हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। ममता बनर्जी के या महाराष्ट्र के नेताओं के, मुख्यमंत्रियों की तरह की हर नेता को जी, एम्पावर करना ज़रूरी है। वो एम्पावर्ड हो, हर नेता के पास पैसे से भी सक्षम हो और उसके पास वर्कर्स जी, भी हों। तो ये उन्होंने जी, कर रखा है कि उनके विधायक भी अगर फ़ोन कर दें तो एसपी उनकी बात सुनता है, उनके काम करता है। कुछ लोग इसके हुँ, अपवाद होंगे, कुछ एसपी तो ऐसे ज़रूर होंगे, कुछ एसपी और डीसी जो बात नहीं सुनते होंगे, जिनकी सीधी पहुँच सीएम बिल्कुल। के यहाँ है या डायरेक्ट सीएम के हुँ, यहाँ से नियुक्ति हुई है, तो वह नहीं सुनता होगा। लेकिन आम तौर पर लोग सुनते हैं। ये कहा जाता है, हुँ, और यही जीत में एक बड़ा कारण ये भी रहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वर्कर है, उस वर्कर हुँ, को जरूर कुछ न कुछ लाभ हुआ है सरकार से। नीतीश कुमार अच्छा, जनता दल यू टाइप के नेता और मंत्र कार्यकर्ता नहीं है जिनको कुछ भी नहीं मिला। हुँ। बिहार में तो हमको नहीं लगता कि थोड़े से लोगों को छोड़ दें तो किसी को कुछ मिला है या किसी को कोई भाव देता है जिले में। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और बिहार में भाव की बात करते हैं, देखिए, यह तो झारखंड की बात करें, अभी आपने देखा ना मनीष वर्मा का क्या हो हाँ, गया? पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे और अचानक कल देखिए आईएएस की नौकरी छोड़ दी, जेडीयू में शामिल हो गए, राष्ट्रीय महासचिव बन गए और उनके कार्यक्रम रोके जाने का आदेश प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जारी कर जारी दिया हुआ। हाँ, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम रोक दिया उनका, अब नहीं जाना है जिलों में आपको। तो ऐसे ही गया। हाँ, होता है, हमने तो देखा है जिले के जो पदाधिकारी होते हैं, जेडीयू के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दर्जनों पदाधिकारी हैं, ऐसे घूम रहे लोगों के पीछे-पीछे किसी के साथ बैठ कर के चाय पी लिए तो बड़ी चीज़ हो जाती है। तो ये बिल्कुल। कम ही लोग हैं जिनका कोई वज़न बढ़ा है, नीतीश कुमार ने नहीं बढ़ने दिया वज़न। झारखंड में इसका उल्टा है, हेमंत सोरेन की सरकार में वज़न बढ़ा है नेताओं का। हुँ, नेता सक्षम हुए हैं, हर तरह से सक्षम हुए हैं। हमने जी, अपनी आँखों से ऐसे नेता देखे हैं जो चंदा के लिए लोगों को फ़ोन करते रहते थे, हमारा कार्यकर्ता भर्ती है, कुछ पैसा दे दिए, इलाज हो जाए। आज वो सब लोग हुँ, सक्षम हैं, वो किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं होती है। सबके पास पैसे हैं और सबके हुँ, पास साधन हैं और सबके फ़ोन पर डीसी, एसपी, सिविल सर्जन सब हैं। वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी जिसको फ़ोन करता है, लोग उनकी बात सुनते हैं। ये काम तो हेमंत सोरेन ने यहाँ बाधा नहीं रखी है। बिल्कुल। इस बार हो और सकता यही है कि इस कारण बार है, बात, देखिए बाज़ार कितना बड़ा है। देखिए आज तक बिहार में मर्सिडीज़ का कोई शोरूम नहीं, हाँ, आज तक बीएमडब्ल्यू का कोई शोरूम नहीं, कोई ऑडी का शोरूम नहीं। रांची छोड़िए, जमशेदपुर में और दूसरे शहरों में आपको शोरूम मिल जाएँगे। हाँ, मिल जाएँगे, पैसे मिल तो हैं जाएँगे, ही, तब ना, मिल जाएँगे। तब ना। हाँ, जो हाँ, आपने कहा कि जो हाई एंड प्रोडक्ट्स का मार्केट बहुत बड़ा है झारखंड में, जी। तो वो हुँ, बहुत बड़ा है और वो कारोबारी भी लोग भी हैं, नेता लोग भी हैं, सब अधिकारी भी हैं, सब हैं, वो सब लोग उसका एक ग्राहकों का एक वर्ग है उनका। तो वो एम्पावर्ड हुँ, किया है। इस बार हमने देखा कि इस बार थोड़ी नकेल कसते हुए दिख रहे हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि इस बार थोड़ा हुँ, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं वो। हो सकता है उनको लग रहा हो कि जीत का जो नया फ़ॉर्मूला मिला है, उस पर पिछले फ़ॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन कम से जी। कम इतना है कि वहाँ लोग बात सुनते हैं। अब रही हुँ, बात सरकार के गवर्नेंस की, जो ये सारी चीजें जो उन्होंने बनाई हैं, वो गवर्नेंस के लिए बनाई है, गवर्नेंस बिल्कुल। बेहतर करने के लिए। उसमें एक हुँ, पॉइंट ये भी है जिस पर हम लोग पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से ले आएँगे, फंड कहाँ से आएगा आपके हुँ, पास। अभी जी, तत्काल आपको 10,280 करोड़ रुपए के फंड की ज़रूरत है, जो मैया सम्मान भैया जी। योजना और बिजली बिल माफ किया है उसके लिए। तो जी, उन्होंने ये कहा है कि ऐसे मंत्रालय जिसमें राजस्व आने का साधन है, उन हुँ, मंत्रालयों के मंत्री इस पर विचार करें, इस पर काम करें कि राजस्व कैसे बढ़ाया जाए या राजस्व कैसे हासिल किया जाए। जी, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण 17 पॉइंट में से एक तो महत्वपूर्ण पॉइंट हमको वो लगा जो उन्होंने निजी सचिवों और आप सचिव और निजी स्टाफ के लिए कहा कि आप बैकग्राउंड चेक करिए और परमिशन लेकर के रखिए। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हमको ये लगा कि राजस्व उगाही, राजस्व वसूली, राजस्व बढ़ाने के उपाय पर आप विचार करिए। तो क्या रास्ते निकाल सकते हैं? कुछ बिजली महँगी कर देंगे, शराब महँगी कर देंगे, पेट्रोल, डीज़ल महँगा कर देंगे। ये सब ही आसान रास्ते हैं, इसके अलावा तो जो रास्ते हैं वो बहुत कठिन रास्ते हैं झारखंड के लिए भी। हाँ, तो उसमें क्या आप जो भी राजस्व बढ़ाने का उपाय आप निकालेंगे, उसका मतलब आप जनता पर बोझ बढ़ाएँगे। बिल्कुल। राजस्व वसूली का तो जो साधारण तरीका है, जो भारत सरकार कर रही है कि हुँ, जीएसटी काउंसिल बैठी हुई है
और उसके महान विद्वान लोग बैठ करके 24 घंटे यही उपाय खोजते रहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बच गया जिसके ऊपर जीएसटी लगा दे, या किस प्रोडक्ट पर अभी 5% दे रहे हैं 12% लगा दे। अब तो अजीत जी लगता है टी शर्ट मतलब खरीदना भी मुझे बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि तो मतलब महंगे टी शर्ट पर, ब्रांडेड टी शर्ट पर जीएसटी 28% तक चला गया। हाँ, हाँ, जी हाँ, तो बस वही हाँ। वही पूरी जीएसटी काउंसिल के जो विद्वान लोग हैं वो बैठ हम्म, करके यही रास्ता 24 घंटे तलाशते हैं कि किस पर 5% का जीएसटी है जिसको 18 कर सकते हैं, किस पर 18 जी है जिसको 28 कर सकते हैं, किस पर अभी तक नहीं लगा है जिस पर हम लोग लगा सकते हैं। तो ये उपाय बिल्कुल। खोजे जाते हैं। तो जो हम्म, टैक्स आप लगाते हैं, टोल टैक्स लगा दो जी यहाँ पर, यहाँ टोल बढ़ा दो, तो इससे जनता हम्म, पर बोझ बढ़ता है। उस तरह का हम्म, कोई उपाय करेंगे तो अलोकप्रियता तुरंत हो जाएगी, तुरंत सरकार अलोकप्रिय हो जाएगी, क्योंकि झारखंड उस तरह का, हमने कहा ना कि 5-10% आबादी है जो हर तरह से सक्षम है, जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन 90% आबादी जो है उसमें से बड़ी आबादी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी आजकल भारत में कम हो गई है, लगभग खत्म हो गई है, लेकिन अगर कहीं है तो बिल्कुल। झारखंड में। तो उस हम्म, तरह के लोग हैं, आप उन पर बोझ नहीं डाल सकते। बिजली आप महंगी करना एक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे 200 यूनिट। तो 200 जी यूनिट जब आप बिजली फ्री देंगे तो बाकी 1% 2% आदमी जो उसे ज्यादा यूज करता है उस पर कितना बोझ डालेंगे? तो हम्म। पेट्रोल डीजल आप तो वही ऑलरेडी काफी करेंगे, महंगा करके रखा हुआ है। कॉमर्शियल बिजली महंगा कर दें, हाँ, वही इंडस्ट्रियल बिजली महंगा कर दें। यही हाँ, करेंगे। तो ये सब। ये हाँ करेंगे कि जो कॉर्पोरेट है वहां उसके ऊपर बोझ डालना, आप उसके ऊपर जी बोझ डाल करके, कॉर्पोरेट टैक्स तो खैर भारत सरकार बढ़ाती है, लेकिन लोकल वैट टाइप क्या सेल्स टैक्स टाइप का कुछ चीज आप वहां बढ़ा सकते हैं। आबकारी पर हम्म, टैक्स बढ़ा सकते हैं शराब के ऊपर, और पेट्रोल डीजल के ऊपर आप बढ़ा सकते हैं। उस पर कुछ, एक तो ये तरीके हैं वो लोकल टैक्सेस बढ़ा करके वसूली करने का। और दूसरा जी जो तरीका है वो किसी और को सलाह देने की जरूरत नहीं है, वो मुख्यमंत्री को अपने यहाँ ही डेवलप करना है, क्योंकि रेवेन्यू रीच जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं वो सब तो सीएम के हम्म, पास ही है। तो जी उनसे आप कैसे कमाई बढ़ा सकते हैं, हम्म, ये रास्ता उन्हीं को निकालना होगा। भाई हम्म, उनके पास देखिए नंबर 2 मिनिस्टर हो गए हैं राधा कृष्ण किशोर, और जी वो एक समय, बहुत समय पहले, जब हमको लगता है ध्यान, मतलब संभवतः अर्जुन मुंडा की पहली सरकार में मंत्री थे वो। हम्म, तो कोई 20 साल पहले वो मंत्री रहे हैं और उनको अनुभव है मंत्री होने का, कई बार विधायक रहे हैं, और पढ़े लिखे खुद भी हैं, और पढ़ा लिखा एक इन्फ्लुएंस परिवार भी है, इन्फ्लुएंशियल परिवार भी है वो, जो जी भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, पूर्व डीजीपी झारखंड के बीडी राम, वो हम्म, उनके बहनोई हैं राधा कृष्ण किशोर की, और राधा कृष्ण किशोर अच्छा की उनके साले हैं। तो हम्म, मतलब एक बैकग्राउंड भी अच्छा है, मजबूत बैकग्राउंड है उनका, और चीजों को समझते जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी हो या हम्म, इकोनॉमी हो, इन सब चीजों को। तो उनको कुछ सलाह देनी होगी। उनके साथ हेमंत सोरेन बैठे, हेमंत सोरेन उनके साथ बात करें, और ये एक रास्ता निकालें कि किस तरह से रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। बाकी जी मिनिस्टर के पास रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका नहीं। आप निबंधन, जो मंत्री भूमि राजस्व निबंधन, उसको क्या कहेंगे कि निबंधन शुल्क बढ़ा दीजिए, तो बढ़ा के आप हम्म, कितना वसूल लेंगे? ऊँट के मुँह में बिल्कुल कीड़ा होगा, उसको ज़्यादा वसूल हम्म, करके आप नहीं हासिल कर सकते हैं। आप हम्म, रेवेन्यू बढ़ाने का मुख्य साधन, आपका राजस्व का साधन आपके पास माइंस एंड मिनरल्स है, जिसके मिनिस्टर जी हेमंत सोरेन खुद हैं। उसमें करिए, उस पर ही आप नई कंपनियों को आकर्षित करिए, निवेश आकर्षित करिए, मतलब कहने का ये है कि अपने यहाँ निवेश आकर्षित करिए। आजकल तो है। टूरिज्म बढ़ा सकते हैं, ये सब काम कर सकते हाँ, हैं। तो निवेश आकर्षित करिए कि बिहार, आपके झारखंड में निवेश आए, नए निवेश आए, हम्म, नई फैक्ट्रीज बने, तो उससे रेवेन्यू बढ़ेगा। वो रेवेन्यू बिल्कुल बढ़ाने का मुख्य उपाय हेमंत सोरेन को खुद से करना है, और हम्म, बाकी मंत्रियों पर सिर्फ ये निगरानी रखनी है कि रेवेन्यू का पिल्फरेज ना हो, जो लीक ना हो, लीकेज ना हो, मतलब लूट ना मच जी जाए। और क्या हम्म, लूट, जो अब जो आए, जो लूट मचाएगा, अगर किसी भी कहीं रिश्वत 1 करोड़ रुपए दी जाती है, तो 100 करोड़ की हम्म, कमाई पर फिर 1 करोड़ कोई रिश्वत देगा। बिल्कुल उस तरह का धंधा, तो फिर ये तो सरकार का राजस्व का नुकसान होता है ना। तो ये हम्म, एक उनके दिमाग में है कि ये राजस्व का नुकसान रोकना है, पिल्फरेज रोकना है, कोई बेईमानी नहीं होनी होनी चाहिए है। तो उसमें भी मैक्सिमम मिनिस्ट्रीज उनके पास है, पावर उनके पास जी है, माइंस उनके पास है, रोड उनके पास है, भवन उसके पास है, उनके पास है, जिसमें मैक्सिमम वर्क्स के डिपार्टमेंट जो बोलते हैं, हम्म। तो उसको आप कंट्रोल करिए, उसमें से रेवेन्यू भवन तो जनरेट किसी को करिए। दिया था ना, भवन खुद रखेंगे, किसी को दिए हैं भवन, नहीं, तो शायद भवन किसी खुद को है, दिए। भवन उनके पास खुद है, अच्छा खुद ही है। आवास किसी और के पास है, शहरी विकास हाँ और आवास उनके सुदीप कुमार सोनू के पास है, लेकिन भवन खुद के पास, मुख्यमंत्री के पास ही। तो वर्क्स के जी तमाम डिपार्टमेंट्स उनके पास है, रेवेन्यू जनरेट करने का काम उनका अपना करना है, उनके सिस्टम में उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो सलाहकार हैं, उन लोगों को करना है। और मुख्य जी रूप से इस पूरे 17 सूत्री उसका ये मकसद था कि जो मंत्री हैं वो क्षेत्र में जाएं, ग्राउंड लेवल पर काम करें, पब्लिक कनेक्ट बढ़ाएं, और दूसरा बेईमानी न करें, मतलब किसी तरह के बेईमानी के जाल में नहीं फंसे, ऐसे लोग बिल्कुल अपने आसपास नहीं रखें।
और ये भी बताना हम्म, था कि मुख्यमंत्री कार्यालय निगरानी रख रहा है, बिना मुख्यमंत्री कार्यालय बिल्कुल। के कोई काम नहीं होने जा रहा है। तो ये पहली कैबिनेट का सार यही है कि जो मुख्य सब 12 चेहरे हैं, लेकिन जी, एक ही चेहरे में सब चेहरे हैं, सब सारे सबके पास वर्चुअल पावर है, एक्चुअल पावर मुख्यमंत्री के पास है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, जो एक्चुअल पावर है वो हेमंत सोरेन के पास है और बार-बार चर्चा हो रही है सीएमओ की। तो सीएमओ कितना पावरफुल है, कैसे है, इस पर भी कभी हम लोग विस्तार से बात करेंगे, कौन-कौन चेहरे हैं जो चलाएँगे और आगे कैसे चलेगा झारखंड। तो आप देखते रहिए झारखंड की बात को और चलते-चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव श्री को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।